Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 10 वीडियो लेक्चर्स में हमने 14 मार्च 2021 वाले गैप जनरल के 10 पार्ट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उसका पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक केस डिस्कस करेंगे और ये इस चैनल पे एनालिटिकल रीजनिंग का 12th लेक्चर होगा। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था। कमाल एंड अली विल एक्सरसाइज टुगेदर एट ए गार्डन ओनली इफ जवाद कम्स अलोंग विद देम। वो कह रहा है कमाल एंड अली एक गार्डन में एक्सरसाइज तब करेंगे अगर जवाद उनके साथ ज्वाइन करता है। जवाद विल गो ओनली टू गार्डन in his neighborhood which is several miles from downtown areas। वो कह रहा है जवाद अपने करीबी एरिया में एक गार्डन में जाता है जो कि शहर से काफ़ी ज़्यादा फासले पर है। माजिद विल गो टू अ गार्डन ओनली इफ़ कमाल आल्सो गोज। वो कह रहा है माजिद एक फोर्थ पर्सन है, वो गार्डन में तब जाता है अगर कमाल जाता है। एज लॉन्ग एज द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू। वो कह रहा है अगर ये ऊपर वाली तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू हो तो हमें बताइए इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मस्ट बी ट्रू होगी। ऑप्शन अल्फा में वो कह रहा है माजिद डज नॉट एक्सरसाइज एट ए गार्डन विद जवाद। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। माजिद जाएगा कमाल के साथ और कमाल के जाने के लिए ये शर्त है कि जवाद जाएगा और जवाद अगर जा रहा है तो कमाल भी जा रहा है और उसके साथ माजिद भी जा रहा है। लेकिन ऑप्शन अल्फा में वो कह रहा है कि माजिद और जवाद साथ साथ एक्सरसाइज नहीं करते, विच इज रॉन्ग। तो आप ऑप्शन अल्फा को क्रॉस कर देंगे। फिर वो कह रहा है कमाल माजिद एंड अली डू नॉट एक्सरसाइज टुगेदर एट ए गार्डन। ये बात भी रॉन्ग है। जवाद गार्डन में जा रहा है तो इसका मतलब कमाल एंड अली भी जाएंगे और माजिद ने ये शर्त रखी हुई थी कि कमाल जाएगा तो वो भी जाएगा, तो ये तीनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप ऑप्शन बीटा में ये पढ़ रहे हैं कि ये तीनों एक्सरसाइज नहीं कर रहे जबकि ये गलत बता रहा है, तो आप ऑप्शन बीटा को भी क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन सी में वो कह रहा है अली डज नॉट एक्सरसाइज एट ए गार्डन विद माजिद एंड अली, माजिद एंड जवाद। वो कह रहा है अली एक ऐसा पर्सन है जो माजिद और जवाद के साथ एक्सरसाइज नहीं करता। ये बात रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली उसने कहा हुआ है कमाल एंड अली तब एक्सरसाइज करते हैं जब जवाद आ रहा है, तो आप ऑप्शन सी को भी क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन डेल्टा आपके पास बचता है, यही दुरुस्त है। आप चेक करते हैं कैसे दुरुस्त है। कमाल एंड अली डू नॉट एक्सरसाइज टुगेदर एट ए गार्डन इन द डाउनटाउन एरिया। वो कह रहा है कमाल और अली जो डाउनटाउन एरिया वहां पे एक्सरसाइज नहीं करते। यही बात दुरुस्त है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उस गार्डन में जाते हैं जहां पे जवाद जा रहा है और वो डाउनटाउन से काफी फासले पर है। जबकि ऑप्शन डेल्टा में वो कह रहा है कि वो उस जगह पे सैर नहीं करते जो डाउनटाउन में है, और यही ऑप्शन दुरुस्त है। तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे। द आंसर हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम आंसर की एज वेल। ये आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का एक केस है। 6 फर्नीचर आइटम्स चेयर, टेबल, कबर्ड, सोफा, बेड एंड कारपेट आर बीइंग प्लेस्ड इन होटल रूम्स, ईच ऑफ विच कैन अकोमोडेट 2 फर्नीचर आइटम्स एंड नो मोर देन 2। वो आपको कह रहा है कि आपके पास 6 फर्नीचर आइटम्स हैं जिनको आपने एक होटल रूम में प्लेस करना है। तो जो फर्नीचर आइटम्स हैं सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चेयर, कबर्ड एंड कारपेट, इन तीनों का फर्स्ट अल्फाबेट सेम है। तो हमें इनका कोई ऐसा सेकंड अल्फाबेट भी लिखना पड़ेगा जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें कि ये सी किसका है और दूसरा सी किसका है। तो चेयर के लिए मैंने सी एच लिख दिया है, टेबल के लिए टी, कबर्ड के लिए सी बी लिख दिया है, सोफा के लिए एस लिख दिया है, बेड के लिए बी एंड कारपेट के लिए सी आर लिख दिया है। आप इसको किसी और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद उसने कहा है कि हर रूम में आप मैक्सिमम 2 चीजें रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। या एक चीज रखनी है या 2 चीजें रखनी है, दैट्स इट। तो आइटम्स पर रूम 2 आइटम्स पर रूम आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। इसके बाद वो कह रहा है ईच फर्नीचर आइटम मस्ट बी प्लेस टू एग्जैक्टली 1 रूम एंड मस्ट बी प्लेस इन दैट ईदर अलोन और एल्स टुगेदर विद 1 अदर 6 फर्नीचर आइटम्स। वो कह रहा है कि हर फर्नीचर आइटम आप सिर्फ एक रूम में प्लेस कर सकते हैं, या तो वो उस रूम में अकेली आइटम प्लेस होगी या बाकी 6 में से किसी एक चीज के साथ प्लेस होगी। इनफ रूम्स आर अवेलेबल टू परमिट एनी पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ फर्नीचर आइटम्स टू रूम्स।
वो कह रहा है हमारे पास काफी ज्यादा रूम्स हैं, जितनी मर्जी आप पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना लें, लेकिन ये जो फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको आप वायलेट नहीं कर सकते, इनको आपने जरूर फॉलो करना है। तो पहला रूल ये कह रहा है टेबल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ रूम विद कबर्ड। वो कह रहा है टेबल और कबर्ड आप सेम रूम में नहीं रख सकते। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? टी इज नॉट इक्वल टू सी बी। टी टेबल है और सी बी कबर्ड है, तो टी इज नॉट इक्वल टू सी बी आ जाएगा। रूल 2 में ये कह रहा है कबर्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ रूम विद सोफा। कबर्ड को आप सोफा के साथ एक ही रूम में प्लेस नहीं कर सकते, तो सी बी इज नॉट इक्वल टू एस आ जाएगा। ये आपके पास रूल 2 की शॉर्ट फॉर्म आ गई। रूल 3 में उसने कहा है बेड एंड कारपेट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ रूम टुगेदर। वो कह रहा है जिस रूम में आप बेड रखेंगे उसके साथ कारपेट लाजमी रखना है, या जिसमें कारपेट रखेंगे उसके साथ बेड लाजमी रखना है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी इज इक्वल टू सी आर, विच मीन्स कि जिस कमरे में आपने बेड रखना है उसमें कारपेट लाजमी पड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें एक ही रूम में आएंगी। और रूल 1 और 2 में बताया गया ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं आनी। अल्फाबेट्स इनके अच्छे से देख लें, क्योंकि सी वाले अल्फाबेट्स काफी कंफ्यूजिंग हैं। आप सी एच को चेयर कहेंगे, सी बी को कबर्ड कहेंगे और सी आर को कारपेट कहेंगे। अब हम इन रूल्स को फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास लेफ्ट साइड पे रूल शो किए गए हैं और राइट साइड पे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फर्नीचर आइटम्स कैन बी प्लेस्ड इन वन रूम टुगेदर। वो कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो आप एक रूम में इकट्ठे ही प्लेस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले रूल 1 को फॉलो करें। रूल 1 में क्या बताया गया है कि टेबल एंड कबर्ड वो आप सेम रूम में नहीं रख सकते। तो आप ऑप्शन सी को चेक करें, उसमें टेबल एंड कबर्ड एक ही रूम में है, उसने रूल 1 को वायलेट कर दिया है, तो आप ऑप्शन सी को क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आप रूल 2 को फॉलो कीजिए। रूल 2 में यह बताया गया है कि कबर्ड और सोफा ये आप एक रूम में नहीं रख सकते। तो आप देखें ऑप्शन बीटा में कबर्ड एंड सोफा एक ही रूम में है, तो ऑप्शन बीटा ने रूल 2 को वायलेट कर दिया है, तो आप ऑप्शन बीटा को क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आप रूल 3 फॉलो कीजिए। रूल 3 में यह बताया गया है कि बेड और कारपेट ये दोनों एक ही रूम में होंगे, और आप ऑप्शन अल्फा को पढ़ें, कारपेट के साथ चेयर पड़ा हुआ है, जबकि उसने कहा था कि दो से ज्यादा चीजें आप नहीं रख सकते और कारपेट के साथ बेड नहीं होना था। तो आप ऑप्शन अल्फा को भी क्रॉस कर देंगे। रूल 3 के अकॉर्डिंगली ऑप्शन अल्फा रॉन्ग है। यू आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन ओनली, दैट इज ऑप्शन डेल्टा। तो चेयर एंड सोफा ये दो ऐसी आइटम्स हैं जिनको आप एक रूम में प्लेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन डेल्टा विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इफ कबर्ड इज प्लेस्ड इन अ रूम अलोन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। उसने कहा है कि अगर आप कबर्ड को एक रूम में रखते हैं और सिर्फ वो अकेला कबर्ड ही पड़ा हुआ है, तो हमें बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मस्ट बी ट्रू होगा। तो सबसे पहले ये मैंने लिखा P1 का मतलब है कि पहली पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूं कि मैं चीजों को किस तरह कितने रूम्स में प्लेस कर सकता हूं। तो अभी हम और भी पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएंगे, ये अभी मैं पहली पॉसिबिलिटी बना रहा हूं। ये मैंने फर्स्ट रूम का नाम लिखा है R1। अब उसने कहा है कबर्ड एक अलग रूम में पड़ा हुआ है, तो मैंने रूम 1 में CB लिख दिया, यानी कि रूम 1 में मेरे पास कबर्ड पड़ा हुआ है, इसके साथ मैंने और कुछ नहीं लिखना। इसके बाद आप रूल 3 को फॉलो कीजिए। रूल 3 में यह बताया गया है कि बेड और कारपेट एक ही रूम में होंगे, तो मैंने रूम 2 में B प्लस CR यानी कि बेड और कारपेट को प्लेस कर दिया। इसके बाद आपके पास तीन चीजें बाकी रह गई हैं, और आप उन तीन चीजों को अलग अलग रूम में प्लेस कर दें। ये मैं पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कर रहा हूं। तो मैंने रूम 3 में चेयर को रख दिया, रूम 4 में टेबल को रख दिया और रूम 5 में सोफा को रख दिया। तो इस तरह मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली 5 रूम्स ऑक्युपाई हो रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले ऑप्शन सी को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन सी में वो कह रहा है द फर्नीचर आइटम्स ऑक्युपाई आइदर 3 और 6 रूम्स। वो कह रहा है या 3 रूम्स ऑक्युपाई करते हैं या 6 रूम्स ऑक्युपाई करते हैं। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम 5 रूम्स ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी दुरुस्त नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए आप ऑप्शन डेल्टा को भी क्रॉस कर देंगे। क्यों? ऑप्शन डेल्टा में वो ये कह रहा है नन अदर देन कबर्ड इज प्लेस्ड इन अ रूम अलोन। वो कह रहा है कबर्ड के अलावा कोई भी ऐसा रूम नहीं है जिसमें अकेली चीज पड़ी हो, हालांकि ऐसा नहीं है। आप देख लें रूम 2 में B प्लस CR बेड और कारपेट इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो आप ऑप्शन डेल्टा को भी क्रॉस कर देंगे।
इसके बाद हम दूसरी पॉसिबिलिटी लगाना शुरू करते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी को मैंने P2 से डिनोट किया है। इसमें देखें रूम वन में हम कबर्ड रखेंगे जैसा कि उसने कहा था, और रूम 2 में हम उसी तरह बेड और कारपेट को प्लेस करेंगे रूल 3 के अकॉर्डिंगली। अब आपके पास जो रिमेनिंग 3 आइटम्स हैं उनमें से दो दो के पेयर्स बना लें। तो पहला मैं चेयर को अलग रखता हूं, टेबल और सोफा को ये मैं साथ साथ कर देता हूं। अब आप देखें टी प्लस एस ये आपके पास साथ साथ आ जाएंगे। तो अब आपके पास 4 रूम्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन अल्फा को भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि उसमें वो कह रहा है टेबल इज प्लेस इन अ रूम अलोन। ये बात गलत है। आप पॉसिबिलिटी 2 के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, मैं टेबल के साथ सोफा को भी रख सकता हूं। तो टी प्लस एस यहां से हमें पता चल रहा है कि टेबल एक रूम में अकेला नहीं है। तो आप ऑप्शन अल्फा को भी क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन अल्फा आपका आंसर नहीं हो सकता। आप यहां पर ऑप्शन बीटा को क्रॉस करेंगे। द फर्नीचर आइटम्स ऑक्यूपाई आइदर 4 और 5 रूम्स। फर्नीचर आइटम 4 या 5 रूम ऑक्यूपाई करते हैं। पॉसिबिलिटी 1 के लिहाज से आप देख सकते हैं 5 रूम ऑक्यूपाई हो रहे हैं, और पॉसिबिलिटी 2 के लिहाज से आप देख सकते हैं 4 रूम्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन बीटा आंसर आ जाएगा। मजीद अगर आप पॉसिबिलिटीज बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप जो कबर्ड है उसको रूम 1 में रखेंगे और बेड और कारपेट को रूम 2 में डाल देंगे। अब जो रिमेनिंग 3 आइटम्स हैं, चेयर, टेबल और सोफा, उसमें मैं पहले क्या करता हूं, चेयर और टेबल को मिला देता हूं और फिर सोफा अलग कर देता हूं। और फिर एक और पॉसिबिलिटी बना लें जिसमें कबर्ड एक अलग रूम में होगा, बेड और कारपेट एक दूसरे रूम में होंगे, और यहां पर चेयर के साथ मैं सोफे को मिला देता हूं और टेबल को अलग कर देता हूं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें 4 रूम ऑक्यूपाई हो रहे हैं या 5 रूम्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे। द फर्नीचर आइटम्स ऑक्यूपाई आइदर 4 और 5 रूम्स। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ बेड एंड कारपेट आर द ओनली फर्नीचर आइटम्स प्लेस्ड इन अ रूम, हाउ मेनी रूम्स आर द मिनिमम दैट कैन अकोमोडेट द फर्नीचर आइटम्स। वो कह रहा है जी एक रूम में आप बेड और कारपेट को इकट्ठा रखते हैं, तो हमें बताइए आप कम से कम कितने रूम्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि उसने कहा बेड एंड कारपेट आर द ओनली फर्नीचर आइटम्स प्लेस इन अ रूम। कहने से यह मुराद है कि बेड और कारपेट सिर्फ यही दोनों हैं जो एक रूम में इकट्ठे हैं, और आप किसी को इकट्ठा नहीं करेंगे। ओनली का यही मतलब है कि आपने सिर्फ बेड और कारपेट को इकट्ठा रखना है, उसके अलावा आपने किसी को भी इकट्ठा नहीं रखना। तो मैंने रूम 1 में बेड प्लस कारपेट को इकट्ठा कर दिया, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मैं रूम 2, रूम 3, आगे हर रूम में एक एक चीज प्लेस करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि बेड और कारपेट आप सिर्फ इकट्ठा रख सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी इकट्ठा नहीं रखना, सबको अलग अलग प्लेस करना है। तो रूम 2 में मैंने चेयर को प्लेस कर दिया, रूम 3 में मैंने टेबल को प्लेस कर दिया, रूम 4 में कबर्ड को कर दिया, और रूम 5 में आपने सोफा को कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 5 रूम्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हेड की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।